जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान, लेट मी नो, मैं ऑडिबल? वालेकुम अस्सलाम जी भाई। Okay, so hope everyone is doing good. We will just start in few seconds. So लॉन्ग टाइम नो सी। सबसे पहले नंबर पर जरा क्विक आइडिया दे दें आप सब लोग, करंट क्या अपडेट चल रही है। वी फॉरगेट टू ऐड टू आस्क योर काउंट, लीड कोड काउंट इन दी फॉर्म यू शेयर। तो अभी यहाँ पर चैट में सब लोग बता देंगे काउंट क्या चल रहा है आप लोगों का लीड कोड, सो दैट वी हैव एन आइडिया क्या अपडेट है। आई थिंक इट्स प्रॉबली 10th सेशन, 9th, 8 9 तो मेरा ख्याल है हमारे से। जी भाई, टोटल 8 हो गए हैं। बाकी सब लोग भी कुछ लिए जरा अपने लीड कोड अकाउंट शेयर कर दी। आकिब ने सबसे पहले शेयर करके बाकियों को डरा दिया। खैर आपने, आकिब आकिब साहब तो बहुत पुराने हैं, इस सेशन से भी पहले वाले। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50 होपफुली हो चुकी होंगी हमारी शीट में, मेरा ख्याल है 50 के करीब होने वाली। तो 40 30 40 50 के करीब जिनका भी काउंट है वो शेयर करें, अच्छा काउंट है। और इवन अगर आपने लेट भी स्टार्ट किया है, डजेंट मैटर, सब लोग शेयर करें क्या करंट लीड कोड प्रॉब्लम काउंट है। ओके, वी गॉट 16। Those who are joining, kindly share your lead code count in the chat। kindly आपकी कितनी प्रॉब्लम्स होगी, सो दैट वी नो क्या प्रोग्रेस चल रही है। फिर सेशन भी अटेंड कर रहे हैं या कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन भी चल रही है। ये तो बहुत कम हो गई है। आई बिलीव पहले सेशन में कितने थे? 70। पहले सेशन में जी भाई 200 से ऊपर थे, अराउंड 300 करीब। आई बिलीव जो भी लोग एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं सेशंस को, प्रॉब्लम्स को, उनका काउंट 40 50 के करीब होना चाहिए। सिर्फ सेशंस अटेंड करके या फिर सिर्फ यहाँ पर देख कर को फायदा नहीं होगा सर। ठीक है, आपको लाइक हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, प्रॉब्लम्स करें, फिर ही उसका एक्चुअल में जो फायदा है वो हो सकता है। अदरवाइज इतना वैसे फायदा नहीं है। खैर आई थिंक वी शुड स्टार्ट। 10 मिनट हो गए हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
जी भाई विजिबल है। ठीक। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकरियन। जैसे कि मैंने मैसेज किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस के आगे काफ़ी सारे जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनकी बेस जो है वो यही है। ठीक है, जिसमें बैक ट्रैकिंग है, आपके पास BFS TFS है, आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग है, वो सारी की जो है लाइक बेस इम्प्लीमेंटेशन है वो। अच्छा, अब इसमें सीन ये है कि रिकरियन इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये समझ अच्छे से नहीं आएगा ना, तो इसके ऊपर जितने भी टॉपिक डिपेंडेंट है ना वो आपको मुश्किल ही लगे। जैसे लाइक फॉर मी 1 ईयर बैक, 6 मंथ्स बैक, मेरे लिए जो एक वो होता था ना, खौफ जो चीज होती थी वो होती थी DP। डायनामिक प्रोग्रामिंग को देख के मुझे एक दफा वो दिल से निकलता ना कि यार एक फिर आ गई, फिर करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ मुझे फील होती। और मैं समझता था कि मुझे डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं है। लेकिन इवेंचुअली फिर जब मैंने उस पे लाइक स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि मेरे रिकरियंस के बेसिक्स ही ठीक नहीं। ठीक है। और इवेंचुअली फिर रिकरियन क्लियर हुई, और अगर किसी को रिकरियन अच्छे से आती है तो उसके बाद डायनेमिक प्रोग्रामिंग 70% काम रिकरियन से हो जाता है। उसके बाद सिर्फ आपने इंप्रूव करना है, वो टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच से होता है। ठीक है, खैर उससे आपने घबराना नहीं है, लेटर ऑन आप करेंगे। लेकिन पॉइंट बताने का ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने खुद फील की कि इनिशियली लाइक इवन फॉर रिकरियन काफ़ी सारे लोगों के लिए रिकरियन भी देखने में मुश्किल लग रही होती है कि यार वो रीज़न ये है कि उसका कोड बहुत छोटा होता है, तो वो समझ नहीं आता कि अंडर द हुड लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट कर रही, लॉजिक कैसे चल रही। लाइक फॉर लूप, अगर कोई लूप हो तो हमें उसका पता होता है कि हम लाइक उसकी जो लॉजिक है उसको ड्राई रन करके अपने माइंड में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, एक ये लूप चल रहा है ना, इंट i = 1। ओके, सो i = 1 है, i <5 है। ठीक है, उसके बाद i+। अब ये वाली जो कंडीशन है, अब आप इसको देखें कि मैं सी आउट करवा देता हूँ, लेट सपोज आई। ठीक है, तो अब इसको विजुअलाइज करना बड़ा इजी होता है कि यार पहली कर लूँ, पहली आइटरेशन चलेगी तो आई आ जाएगा, मतलब 0 होगा, फिर दूसरी चलेगी तो 1 होगा, फिर तीसरी चलेगी तो 1। लेकिन दूसरे केस में जो रिकरियन होती है उसमें हमारे पास जो लाइक विजुअलाइजेशन है ना, वो हमारे माइंड में उस तरह से क्लियरली नहीं हो रही होती, तो इस वजह से वो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। ठीक है, अब उसको मैं आपको मतलब इस तरह से करवाऊंगा। लाइक इनिशियली सबसे पहले तो जो बेसिक रिकरियन है ना, हम उसको समझेंगे। ठीक है, जो कि हमने आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, अगर पहले मतलब PF रूप में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो आपने बेसिक रिकरियन पढ़ी होगी, हम उसी को करेंगे। उसके बाद फिर एक डिफरेंट अप्रोच से मैं आपको समझाऊंगा ताकि उसको लाइक वो चीज़ आपके माइंड में बैठे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर क्या है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। दूसरी लाइन को भूल जाएं, पहली लाइन को सिर्फ आपने याद रखना है कि जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, ठीक है, इसको मतलब इस प्रोसेस को हम रिकरियन कहते हैं। ठीक है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इनिशियली आप ये समझ लें कि जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा उसको हम रिकरियन करेंगे। दूसरी ये जो लाइन है इस पे हम आते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने एक प्रिंट का फंक्शन लिखा। ठीक है, वो प्रिंट का फंक्शन क्या कर रहा है, एक काउंट इंटीजर जो है वो इनपुट ले रहा है, और वो उसको सी आउट करवा रहा है, और उसके बाद वो दोबारा फिर प्रिंट को कॉल कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसको ड्राई रन करके थोड़ा सा देख। अब ये आपके पास स्टैक है, मतलब कॉल स्टैक है। अब जिन लोगों को कॉल स्टैक का नहीं पता, मोस्ट इजीएस्ट आप इसको समझ लें कि मेमोरी में जब भी कोई ऑपरेशन या प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो अंडर द हुड उसके हर एक फंक्शन का कॉल स्टैक बनता है। ठीक है, वो किस तरह से बनता है हम उसको देख लेते हैं। लेकिन ये आप समझ लें मेमोरी है, और उसके अंदर फंक्शंस कॉल हो रहे होंगे 1 बाय 1। ठीक है, अब लेट सपोज ये मेरा मेन फंक्शन था। ठीक है, और नहीं, ऊपर मैंने मेन फंक्शन लिख दिया है, तो ये फ्रेंड फंक्शन था, नीचे मेरा मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या किया, प्रिंट फंक्शन को एक दफा कॉल कर। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, ये कॉल स्टैक में मेरे आ गए।
ये प्रिंट कॉल हुआ। अब यहाँ पर मैं आउटपुट स्क्रीन भी बना देता हूँ। ये यूज करके आउटपुट स्क्रीन हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ और लेट्स सपोज ये पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है तो मैं इसको 4 पास कर। ठीक है, प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ, सी आउट करवाया उसने, काउंट यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद दोबारा फिर उसने प्रिंट कॉल कर दिया। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये अपने आप को ही कॉल। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब लेट सपोज ये समझे ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और उसके बाद जो फंक्शन है ये लाइन नंबर 3 है, ये फिर इसके बाद एग्जिट होगा। लेकिन लाइन नंबर 2 पर जैसे ही गया है, तो आपका जो फंक्शन है उसने अपने आप को कॉल कर दिया, एक नया फंक्शन कॉल। ठीक है, तो विच इज प्रिंट, और उसके अंदर वही फॉर जो है वो इसके अंदर भी हम पास करेंगे CNT, जस्ट फॉर क्लियरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पास कर। ठीक है, इसको मैं एक, चले आप एक्सपेक्ट कर ले, मतलब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसके अंदर भी 4 पास कर दिया। जब दोबारा कॉल किया तो उस टाइम पे भी 4 पास कर दिया, ये CNT पास कर दिया, ज़्यादा नहीं, जो भी था। ठीक है, अब ये CNT पास हुआ, दोबारा फिर ये फंक्शन कॉल हो गया। अब अंडर द हुड क्या है, ये वाला जो मैंने पहले फंक्शन कॉल किया था वो लाइन नंबर 2 पर पॉज हो चुका है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन कंप्लीट होता है फिर वो कॉल स्टैक से जो है वो पॉप होता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, मेरा फंक्शन सबसे पहले मेन में प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ 4 वैल्यू के साथ, लाइन नंबर 2 पे जैसे ही वो पहुंचा उसने अपने आप को दोबारा कॉल कर दिया। ठीक है, और ये हो गया, फिर ये मेरे आउटपुट वाले बॉक्स में ये 4 आ गया। ठीक है, फिर दोबारा जब वो लाइन नंबर 2 पे पहुंचा तो उसने अपने आप को दोबारा कॉल कर दिया। ठीक है, और मेरी जो वैल्यू है वो वही रहेगी, और इसी तरह ये चलता जाएगा चलता जाएगा। लाइन नंबर 2 पे पॉज हुआ और इवेंचुअली क्या होगा, एक पॉइंट पे आके आपके पास मेमोरी खत्म हो जाएगी, और जैसे ही मेमोरी खत्म हो जाएगी तो आपका क्या नाम है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। अब स्टैक ओवरफ्लो जो निकली है टर्म वो यहाँ से निकली है, ये जो आपका कॉल स्टैक है इसके अंदर फंक्शंस इतने ज्यादा हो गए कि वो आउट चलेंगे, मीन्स ओवरफ्लो। ठीक है, तो उसकी वजह से वो आपका सेगमेंटेशन का एरर आ जाता है, और ये आपकी जो कंडीशन मतलब जो प्रोग्राम है वो एग्जिट कर जाता है। ठीक है, अब मेजरली रिकरियन में जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि आपने रिकरियन को इनफाइनाइट रिकर्सिव लूप में नहीं डालना। मीन्स के अभी करंटली जो है वो क्या है कि आपके पास इनफाइनाइटली रिकरियन चल रही है, वो अपने आप को कॉल करी जा रहा है, कॉल करी जा रहा है, कॉल करी जा रहा है। रीजन क्या है कि वी हैवंट डिफाइंड द सेकंड लाइन जो कि थी अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन, कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग कहते हैं बेस कंडीशन, वो डिफाइंड ही नहीं है कि इस रिकरियन ने रुकना कहाँ पर जाकर। ठीक है, तो इस वजह से वो रिपीटेडली कॉल करते हुए स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, अब दोबारा इसी डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। रिकरियन क्या है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेसिफाइड कंडीशन जो है वो मीट होनी चाहिए, जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होती तब तक वो रिकरियन जो है वो कॉल होती है। ठीक है, अब हम इसी प्रिंट वाली एग्जांपल को ही जरा दूसरे तरीके से देखें। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने खत्म किया, यहाँ पे एक फंक्शन ठीक इंट प्रिंट, इंट तो नहीं होना चाहिए इसको, थे मिस्टेक किया लेकिन चलो जाने देते हैं। वॉइड प्रिंट, हम कुछ रिटर्न तो करवा नहीं रहे, और यहाँ पे मैं देता हूँ CNT, ये काउंट जो भी इनपुट पैरामीटर आएगा, और उसके बाद ठीक है यहाँ पर मैंने सी आउट करवा दिया CNT। ठीक है, और दोबारा क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं सी। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मैं यहाँ पर एक बेस कंडीशन डिफाइन कर, इफ CNT इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर, एग्जिट कर दे बेसिकली। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, बेस कंडीशन एक डिफाइन कर दी है कि CNT अगर 0 हो जाएगा तो आपने रिटर्न कर देना। मींस के अब ये आपकी वो अनटिल स्पेसिफाइड कंडीशन वो डिफाइन होगी। ठीक है, जो कि बेस कंडीशन। ठीक है, अब वही चीज दोबारा कि फंक्शन अपने आपको कॉल कर रहा है, लेट्स सपोज मेन में ये प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ,
ठीक है, उसमें मैंने 4 वैल्यू पास कर दी और अब हमने क्या किया, वो फंक्शन अपने आप को कॉल भी कर रहा है और हमारे पास वो आपकी जो बेस कंडीशन है वो भी आ रही है। लेकिन इसमें एक मसला है। इसमें मसला क्या है कि करंटली अगर आप देखें बेस कंडीशन हमने डिफाइन तो कर दी है, लेकिन बेस कंडीशन को मीट करने के लिए अभी भी कोई हमने लॉजिक नहीं लिखी, विच मीन्स कि जब भी हमारा प्रिंट का फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें सीएनटी की वैल्यू सेम ही डालिए तो कभी भी ये बेस कंडीशन मीट ही नहीं होगी। इस केस में भी हमारा जो रिकर्जन है वो आपकी इनफिनाइट लूप में चली जाएगी और यही मेजर मिस्टेक होती है जो हम लोग स्टार्ट में करते हैं। ठीक है, लाइक ऐसा तो कभी भी नहीं हम करेंगे कि रिकर्सिव सोल्यूशन कोई लिख रहे होंगे और उसकी बेस कंडीशन लिखेंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग बेस कंडीशन लिखते हैं लेकिन हमारी लॉजिक में भी प्रॉब्लम होती है। आइदर हम जिस तरह से फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं उस टाइम पर, आइदर हमारी जो बेस कंडीशन है उसमें, लेट सपोज अगर मैं सी एन टी को कर देता इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कर देता या फिर सी एन टी प्लस वन कर देता। ठीक है, तो इस केस में भी मेरी जो बेस कंडीशन है वो कभी मीट ही नहीं होनी। तो हमने जो मेन चीज देखनी है कि एक तो रिकर्सिव सोल्यूशन जो है, मतलब रिकर्जन में फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल कर रहा हो। दूसरा, अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन, और उस स्पेसिफाइड कंडीशन का हमारी लॉजिक के अकॉर्डिंग मीट होना भी बहुत जरूरी है, विच मीन्स कि हमने जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है वो कंडीशन किसी न किसी पॉइंट पर जाकर वो मीट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हमने, क्योंकि हमने सी एन टी जीरो डिफाइन किया हुआ है, तो अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये वाली खत्म करके यहाँ पर हम नई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं विच इज प्रिंट। ठीक है, अब मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ लेकिन हर दफा मैं क्या करूंगा, सी एन टी माइनस वन। ठीक है, तो हर दफा मैं उसकी जो काउंट की वैल्यू है उसको माइनस वन कर, तो जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा एट सम पॉइंट, चाहे ये वैल्यू 4 हो या 400 हो या 4 लाख हो, किसी पॉइंट पे तो वो जीरो होगी ना। एट सम पॉइंट वो जीरो होगा और उस टाइम पे मेरा फंक्शन जो है वो रिटर्न कर। ठीक है, अब हम इसकी विजुअल अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले नंबर पर प्रिंट को मैं पी लिख रहा हूँ तो आप समझ जाए क्या है। सबसे पहले नंबर पर P4 कॉल होगा। ठीक है, आपकी ये आउटपुट वाली स्क्रीन है उसको भी देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4, ठीक है, सी आउट हुआ। उसके बाद उसने दोबारा कॉल किया लेकिन अब इस टाइम क्या हो रहा है, आपके पास सी एन टी माइनस वन विच मीन्स 3 के साथ कॉल है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये नंबर 2 पर पॉज है। ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और अभी ये नंबर 2 पर जो ये वाली हमारी एग्जीक्यूशन है ये पॉज होगी। अब 3 के साथ कॉल किया, फिर सी एन टी प्रिंट हुआ, ये 3 हो गया। उसके बाद फिर 2 के साथ कॉल किया। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद फिर 1 के साथ कॉल किया और इवेंचुअली अब आ गया हमारे पास 0। ठीक है, पी ऑफ 1, एंड लास्ट में हमारे पास आ गया पी ऑफ 0। अब जैसे ही यहाँ पर पी ऑफ 0 आया तो सी एन टी की कंडीशन जो है वो 0 की रिटर्न हो गया, विच मीन्स अब ये फंक्शन जो है हमारा पॉप कर। ठीक है, तो ये उससे पॉप कर। ठीक है, हमारे स्टैक। उसके बाद फिर दोबारा जब वो वापस आया, आपको बताया था कि ये वाली जितनी भी हमारी पिछली कंडीशन है वो लाइन नंबर 2 पर पॉज है। अब ये लाइन नंबर 2 के बाद जब उसने देखा कि ये फंक्शन खत्म हो गया तो ये भी हमारा क्या कर देगा, ये भी पॉप हो। ठीक है, इसी तरह 2 पे जाएगा, इसी तरह 3 पे जाएगा। अगर लेट सपोज स्प्रिंट के बाद हमने कोई और कैलकुलेशन की होती, लेट सपोज हमने की आउट दोबारा करवाया होता या कुछ भी और किया होता तो वो एग्जीक्यूट होना था। अभी हमारा फंक्शन ही यहाँ पे खत्म हो गया तो इस वजह से वो रिटर्न करें। ठीक है, और इवेंचुअली जो लास्ट कंडीशन है वहां पर भी आके वो खत्म हो जाएगा और हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ। ठीक है, मैं दोबारा एक दफा वन लाइनर जो है वो आपको बता देता हूँ। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है विच इज व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है, अनटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन, जिसको हम बेस कंडीशन भी कहते हैं। और यहाँ पर एक दूसरी लाइन जो कि लिखी नहीं, दैट बेस कंडीशन शुड मीट, शुड मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसमें किसी का क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ ले, अगर नहीं क्वेश्चन तो +1 लिख दें ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें।
क्विकली चैट में +1 लिख दे अगर सबको समझ आ गई है, तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ओके, आई नीड 2-3 मोड्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये हमने बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली है कि हमारे पास रिकरियन होती है। अब मैं है ना इसको एक दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको रिकरियन लाइक और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकरियन को किस तरह से अप्रोच करना है उसमें हेल्प आउट करेगा। ठीक है, और अब आपने वो चीज़ दी। ठीक है, तो ये लेटर ऑन जब हम एडवांस चीज़ें कर रहे होंगे आप लोग, तब भी आपको हेल्प आउट करेगा। ये वाली जो चीज़ है अभी मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। हम आपको, ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले आपने चीज याद रखनी है कि रिकरियन इज नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन मोस्टली लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि रिकरियन डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। रिकरियन इज बेसिकली एन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अप्रोच से क्या मुराद है? ठीक है, अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या अप्रोच ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, और अप्रोच टू थिंकिंग, अप्रोच ऑफ थिंकिंग कह लें या टू थिंकिंग कह लें। ठीक है, अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि रिकरियन हमारे पास एक वे है किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए या उसको सोचने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दी थी। अगर लेट सपोज मैंने नंबर्स प्रिंट करवाने, ठीक है, मुझे एक नंबर दिया गया है n, और मुझे कहा जाता है कि n से लेकर 1 तक आपने सारे नंबर प्रिंट करवाए। ठीक है, और वो इस तरह से प्रिंट होने चाहिए 4 3 2 1, लेट सपोज n4 है। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। इसका एक सिंपल जो सोल्यूशन मेरे माइंड में आता है वो क्या हो सकता है कि भाई मैं आई को n से स्टार्ट करूं, आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखूं। ठीक है, और उसके बाद मैं i++ करता जाऊं और सी आउट आई करवा दूं। ठीक है, ऐसे ही है। एक ये अप्रोच है सोचने की। ठीक है, और दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच है रिकरियंस, विच इज रिकर्सिव वे ऑफ थिंकिंग। वो क्या है कि आप एक फंक्शन डिफाइन करें, ठीक है, जो हमने अभी बिल्कुल ऊपर किए। ठीक है, प्रिंट का, वो प्रिंट एन लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? सी आउट कर देगा एन को। ठीक है, और दोबारा फिर से स्मॉलर वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए कॉल करेगा अपने आप को, और उसके बाद एग्जिट हो जाएगी। और इसमें एक बेस कंडीशन होगी, ऑब्वियसली ये रिकरियन हो रही है, तो इफ एन इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न करवा दो। अब ये दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो इवेंचुअली काम एक ही कर रहे हैं अगर आप देखें। ठीक है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है सोचने की। वो क्या है कि आपने 4 से 1 तक नंबर प्रिंट कराने आपने लूप के जरिए से करा दिया, और आपने 4 से 1 तक नंबर प्रिंट करवाने आपने इसके जरिए से करवा दिया। अब आपके माइंड में इस टाइम पे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये वाला आसान तरीका है, हमने इतने लंबे चौड़े चक्कर से क्यों करवाना है प्रिंट? ऑब्वियसली प्रिंट करवाने के लिए तो ये वाला मेथड आसान है। ठीक है, लेकिन हमारे पास लेटर ऑन इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का जो आइटरेटिव सोल्यूशन है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिकर्सिव सोल्यूशन है वो छोटा होता है, और इस वजह से वो प्रेफर किया जाता है कि आप रिकर्जन के साथ करें। और इवन के इंटरव्यू में या जब भी आप कोई कर रहे हैं एक प्रॉब्लम के अगर दो सोल्यूशन है, तो इंटरव्यूअर भी मेंशन कर सकता है कि भैया आपने इस प्रॉब्लम को रिकर्सिव वे में सॉल्व कर। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ मेथड, जस्ट एन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू थिंक अबाउट अ सोल्यूशन। ठीक है, और कोई भी अगर रिकर्सिव रिकरियन वाली सोल्यूशन है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आइटरेटिव भी उसका सोल्यूशन कोई ना कोई होगा। ठीक है, लेकिन रिकरियन से वो उसका कोड ज़्यादा इजी हो जाता है,
ठीक है, ऑल दो उसको ड्राई रन करना और वो वाली सारी चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो आपको कोड लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप लेटर ऑन आगे जाके अब ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें डीएफएस बीएफएस पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ आए। ठीक है, तो अभी के लिए मतलब ये एग्जांपल बहुत बेसिक है, इसको देख के तो आप कहेंगे कि भाई मैं पागल हूँ, मैं इसको क्या नाम है, मतलब ये वाली चीज़ करूँ, मैं तो फ्रेंड ये रिकरियन वाली चीज़ मैं क्यों करूँ, ये तो मुश्किल है, मैं तो ये वाली चीज़ कर लूंगा। लेकिन ठीक है, वो अभी इस प्रॉब्लम के लिए ठीक है, लेकिन लेटर ऑन आगे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनके लिए आपका रिकर्सिव सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ही ठीक है। तो अब सबसे पहले यही चीज़ आ गई कि भाई ये अप्रोच है, ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम वो इटरेटिव से अगर हो सकती है तो हो सकता है उसका रिकर्सिव सोल्यूशन। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक चीज आ रही है जो कि आपने डिफाइन करनी है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए जिसमें आपको लाइक लेट सपोज, अब कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम में रिकरियन यूज होनी है, ये हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब करें, तब डिफाइन करेंगे। अभी के लिए आप देखें, लेट सपोज एक प्रॉब्लम है, उसका रिकर्सिव सोल्यूशन आपने लिखना या उसका रिकर्सिव सोल्यूशन आपने सोचना है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैं फंक्शन या रिकर्सिव सोल्यूशन इंप्लीमेंट करूंगा उसकी इनपुट क्या होगी और उस फंक्शन की आउटपुट क्या होगी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास समझे ये फंक्शन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी इनपुट क्या होगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी आउटपुट। ठीक है, एक तो होगी इनपुट और आउट, पहली। दूसरी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी बेस कंडीशन और टर्मिनेशन कंडीशन क्या है। ठीक है, वही मैंने आपको जो ऊपर बताया कि हम वो अब वही रिकरियन वाली डेफिनेशन आपके माइंड में आ रही होगी, लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी बेस कंडीशन। ठीक है, बेस कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन एक ही बात है, मतलब लफ्जों में ढूंढने की आपको घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेस कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, बेसिकली विच विल बी द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ताकि हम इनफिनाइट लूप में नहीं। ठीक है, और तीसरी जो चीज है, तीसरा पॉइंट है, वो है बेसिकली डिवाइड द फंक्शन फॉर द स्मॉलर इन, विच मीन्स कि आपने एक लॉजिक लिखनी है, छोटी सी लॉजिक फॉर रिकर्सिव स्मॉलर इनपुट्स। ठीक है, बस अगर आपको ये तीन पॉइंट समझ आ जाते हैं तो रिकरियन आपके लिए मतलब समझ लें कि रिकरियन इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है, यही तीन चीजें हैं रिकरियन, विच इज रिकर्सिव फंक्शन। आपको पहले पता होना चाहिए इनपुट आउटपुट, मैं ये बताऊंगा कि इसका क्या फायदा है इनपुट आउटपुट का, इन दोनों की तो आपको समझ आ रही होगी, लेकिन इनपुट आउटपुट का भी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बेस कंडीशन है। अच्छा, इसको ना मैं जो करता हूँ इसकी नंबरिंग वो ये है कि इसको दूसरा पॉइंट कह दें और इसको तीसरा पॉइंट कह दें। ठीक है, वो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, कि पहले आप लॉजिक लिख लें रिकर्सिव फॉर स्मॉलर इनपुट्स, और जब आप स्मॉलर इनपुट्स के रिकर्सिव लॉजिक लिख लेते हैं तो उसके बाद बेस कंडीशन आपके लिए डिफाइन करना ना ज्यादा इजी हो जाता है, विच विल बी, कोई भी आप आगे बताऊंगा कि बेस कंडीशन कैसे फाइंड करें। लेकिन हायर लेवल पर ये तीन चीजें गोल के अपने दिमाग में बिठा लें इसको कि भाई रिकर्सिव, जब भी मैंने किसी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली अप्रोच करना है ना, या उसका रिकर्सिव सोल्यूशन लिखना है, तो ये तीन चीजें होंगी कि फंक्शन होगा, उसकी मुझे इनपुट आउटपुट पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज एक इंटीजर एन इनपुट है, तो उसकी आउटपुट मुझे एन चाहिए। ठीक है, या फिर अरे चाहिए, या फिर क्या चाहिए, जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे बेस कंडीशन पता होना चाहिए, मैंने टर्मिनेट कहाँ पे करना है। और दूसरी मेन ये लॉजिक, छोटी सी लॉजिक आती है, वो प्रॉब्लम देख के आपको पता चल जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ही में वो लॉजिक दी होती है, बस आपने उसको आर्टिकुलेट करना है अपनी उसके कोड में। और वो क्या है कि आपने उस प्रॉब्लम को, उस फंक्शन को स्मॉलर इनपुट्स के लिए कॉल कर दें। ठीक है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूं, हमने ये इनिशियली ये जो प्रिंट वाला फंक्शन था, इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया हमने। हमने उस फंक्शन को स्मॉलर इनपुट्स के लिए कॉल किया ना, हर दफा -1 करते जा रहे। ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन है। अगर ये तीन चीजें आप अपने आप को मतलब अपने जहन में बिठा लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं। ये आप क्या एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप सब लोगों ने फैक्टोरियल तो पढ़े ही होंगे। लेट्स सपोज 5 का फैक्टोरियल अगर किसी से मैं पूछूं, तो वो क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल इसी तरह से वो आ जाएगा 3 × 2 × 1। और लास्ट में 2 का फैक्टोरियल भी है, और इसी तरह आपके पास जो फाइनल होता है ना, ये आपको पता है कि
1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 नहीं होता है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। इसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ है, अगर किसी ने देखना हो तो वो जाके इंटरनेट से देख ले। मेरा ख्याल है शायद एफएससी की बुक में भी था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये जो दो बेस लाइक मैथमेटिशियंस ने डिफाइन कर दिया हुआ है कि भाई 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होगा और 0 का फैक्टोरियल 0 ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाले डिफाइंड है, बाकी सारे जितना भी है ना उनके सिंपल कंडीशन ये हो जाए कि उस नंबर से लेके 1 तक सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो फैक्टोरियल आता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसमें देखें, अब इसका ना मैं क्विकली आपको लेट सपोज एक फंक्शन है, मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक फंक्शन लिखना है, ठीक है, और आपने उसका आइटरेटिव सोल्यूशन लाइक इसका फंक्शन लिखना है, फैक्टोरियल फाइंड करना, ठीक है। तो इनिशियली आपके माइंड में एक आइटरेटिव सोल्यूशन आ रहा होगा जो कि बहुत बेसिक है। क्या है, आप लेट सपोज मुझे एक एन नंबर दिया गया है, उसका मैंने आइटरेट फैक्टोरियल फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा, आई को एन से स्टार्ट करूंगा, आई को 1 से ग्रेटर रखूंगा, ठीक है, और ऊपर एक आंसर डिफाइन कर दूंगा, उनको मल्टीप्लाई करवाता जाऊंगा अनटिल क्या नाम है वो 1 हो जाएगा, और एंड पे मैं आंसर को रिटर्न करवा। तो ये तो सिंपल आइटरेटिव सोल्यूशन है, ये हम लोग बना लेते हैं, हमें पता है कि हम लोग इसमें एक्सपर्ट है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने 50 से प्रॉब्लम्स कर ली हुई हैं, तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे एक्सपर्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको रिकर्सिवली अप्रोच कैसे करें, ठीक है। रिकर्सिवली जब भी अप्रोच करना है तो हमने देखना होता है कि मैं इसको अपनी जो फंक्शन है, सबसे पहले तो वही हम देखेंगे इसकी अ, वो जो आपको 3 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। ये मेरा मैजिकल फंक्शन है, ठीक है। इसकी मैं इनपुट देखता हूँ क्या है, इनपुट मुझे एक नंबर आएगा n, ठीक है, और आउटपुट मैंने क्या देना है, आउटपुट भी मैंने n देना, और दोनों की टाइप मुझे पता होनी चाहिए जो हो गया इंटीजर, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने देखनी है लॉजिक। लॉजिक क्या है जी, यहाँ पर दोबारा मैं रिवाइज करवाता हूँ, डिवाइड द फंक्शन फॉर द स्मॉलर इन, ठीक है। तो अभी आप इसको कोड के लेवल पर ना सोचें, अभी आप इसको सोचें एज अ प्रॉब्लम। अगर लेट सपोज मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना, तो उसको मैं स्मॉलर इनपुट्स में कैसे डिवाइड करूँ, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो एक पैटर्न आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, विच इज ये देखें, ठीक है, ये यही चीज है। उसके बाद ये देखें, ये यही चीज है, ठीक है। आप सब लोगों ने ये हमने अरिथमेटिक का जो चैप्टर था प्रोबेबली फैक्टोरियल वाला जो भी था, उसमें हमने पढ़ा भी हुआ है, ये 5 into 4 फैक्टोरियल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 into 3 फैक्टोरियल, ये चीज आपने पढ़ी हुई, ठीक है। और इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं तो इट इज इक्वल टू n इंटू, अगर n का फैक्टोरियल मुझे फाइंड करना है तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये मतलब बेसिक सा, मतलब ये फैक्टोरियल के लिए एक जनरलाइज फॉर्म है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैथमेटिक्स वाली है। इनिशियली अगर आपको माइंड में नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, ये इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक मैथमेटिकल आप समझ ले पैटर्न है जो कि पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कर क्या रही है, ये पैटर्न कर क्या है, ये बेसिकली हमारे हायर इनपुट्स को स्मॉलर इनपुट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वही जो मैंने आपको तीसरा पार्ट कहा था, विच इज डिवाइड द इनपुट इनटू फॉर द स्मॉलर इनपुट, डिवाइड द फंक्शन फॉर द स्मॉलर इनपुट, ठीक है। तो अगर हम इसको देखूं, लेट सपोज मैं अब यहाँ पर आते हैं, या फंक्शन अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ लॉजिक, ठीक है। तो वो आप देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल, यहाँ मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ इंट फैक्टोरियल, ठीक है। वो एक नंबर लेगा n, सूडो कोड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या करेगा, n का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए क्या है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। हमें नहीं पता कि फैक्टोरियल ऑफ n-1 कैसे कैलकुलेट हो, ठीक है। आपने ये टेंशन नहीं ली। बेसिकली ये जो मेन लाइक और दी रिकर्सिव सोल्यूशन मेन चीज जो है इसको बेसिकली वो एक लाइक ये जो सारा लेक्चर प्रिपेयर किया है मैंने, और जब मैंने भी रिकरियंस सीखी थी तो मुझे एक प्लेलिस्ट रिकमेंड की थी, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है, इट इज हेलो वर्ल्ड ऑन यूट्यूब। तो वो इसके लिए बड़ी अच्छी टर्म रेफर करता है विच इज मैजिकल फंक्शन, ठीक है। तो आपने इसके लिए ना रिकरियन में होता ये है कि जब भी आप इसको डिवाइड कर रहे हैं ना स्मॉलर इनपुट्स के लिए, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए, मतलब आपको ये नहीं टेंशन होनी चाहिए कि ये स्मॉलर इनपुट के लिए आंसर कैसे आए,
आपने सिर्फ ऑन दैट स्पॉट कैलकुलेट करना है कि ये मतलब इस तरह से स्मॉलर इनपुट के लिए बन, ठीक है। तो इसको आप समझे ये मैजिकल फंक्शन है, ये किसी ना किसी तरीके से n-1 का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करके ला देगा और मैं उसको n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा n का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसको मैं रिटर्न करवा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, अपनी जो मेन कंडीशन थी उसको स्मॉलर इनपुट पे डिवाइड कर दिया, मीन्स कि ये रिकर्सिवली मैं कॉल कर रहा हूँ और हर दफा n-1 का, ठीक है। और ये मेरी लॉजिक है जो बेसिकली मैंने उसके लिए कॉल किया अपना फैक्टोरियल की, ठीक है। अब तीसरी चीज जो लास्ट आती है वो है बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन के लिए आपके पास क्या है, ये आप देखें अगर, ठीक है, किधर मैंने फैक्टोरियल किधर डिफाइन किया है? ये, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट, अच्छा बेस कंडीशन की ना एक डेफिनेशन है बहुत मजे की, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बता, काम करना है, खैर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बेसिकली बेस कंडीशन जब भी आपने डिफाइन करनी है तो आपने सोचना क्या है, मैं लिख के देता हूँ ताकि आपके ये बोल में ये चौथी और फाइनल चीज होगी। अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना तो आप समझ लें कि आपके लिए रिकरियन जो है वो बिल्कुल ही पीस होती है, ठीक है। वो क्या है, थिंक ऑफ स्मॉलेस्ट, थिंक ऑफ आउटपुट फॉर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड इनपुट, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ ये इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि बेस कंडीशन जब भी आपने सोचनी है ना तो आपको जो भी इनपुट दी गई है ना उस फंक्शन की, ये जो जिसको भी आपने करना तो आपने उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड इनपुट सोचना है, ठीक है, पहले। और उसके बाद फिर आपने उसका आउटपुट सोचना, और यही आपकी बेस कंडीशन, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आप रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं उसका आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट सोचना है और उसके बाद आपने उसका आउटपुट देखना है कि क्या होगा, और यही आपकी बेस कंडीशन, ठीक है। तो इसको मैं अब बताता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। ये देख, अब कोई भी फैक्टोरियल है उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है, ठीक है, या वो 0 होगा या वो 1, ठीक है। कि हमारे पास या तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट किसी 1 का फैक्टोरियल में फाइंड कर सकता हूँ या फिर 0 का फैक्टोरियल फाइंड कर, और इन दोनों का आउटपुट भी मुझे पता है कि वो क्या है, 1, ठीक है। तो यही हमारी बेस कंडीशन, ठीक है, कि मैंने अपनी इनपुट जो कि n थी उसका मैंने देखा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 हो सकती है, ये 1 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, तो रिटर्न क्या करवा दे, 1, बस। ये सिंपल सा आपका सोल्यूशन, ठीक है। ये आपने रिकर्सिव सोल्यूशन लिख, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताए। मीनवाइल मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक दफा दोबारा, ठीक है। जिसमें बिल्कुल सिंपल लफ्जों में आपको बताया है कि 3 आपने चीजें माइंड में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप एक रिकर्सिव फंक्शन जो भी बनाने लगे उसकी आपकी माइंड में होना चाहिए उसकी इनपुट क्या होगी और उसकी आउटपुट क्या होगी। उसके बाद आपके माइंड में होना चाहिए कि उसकी बेस कंडीशन, टर्मिनेशन कंडीशन मैंने क्या डिफाइन कर। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉजिक में फंक्शन को स्मॉलर इनपुट्स के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें जो मैंने आपको बेस कंडीशन की डेफिनेशन बताई है, ठीक है, वो हमारी दूसरी कंडीशन के साथ मैच कर रही है। कि हमारी बेस कंडीशन हमने क्या रखी है, थिंक ऑफ आउटपुट फॉर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड इनपुट। तो अगर हमने कोई ऐसी बेस कंडीशन डिफाइन की हुई है कि जो कि स्मॉलेस्ट इनपुट के लिए होगी, और उसके बाद हमने एक ऐसी लॉजिक लिखी हुई है जो कि स्मॉलेस्ट इनपुट की तरफ जा रही है, तो इवेंचुअली हम उस बेस कंडीशन को मीट कर लेंगे। और जो मैंने आपको स्टार्ट में कंडीशन बताई थी कि बेस कंडीशन लिखना जरूरी नहीं है, बेस कंडीशन हमारी लॉजिक के अकॉर्डिंग मीट होना जरूरी है ताकि वो इन्फिनाइट लूप में ना चले, ठीक है, इन्फिनाइट रिकरियन में ना चले, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, विच इज कि जब हम स्मॉलर इनपुट्स के लिए डिवाइड कर रहे हैं और मेरी बेस कंडीशन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इनपुट के लिए डिफाइन की गई है, तो वो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट पे आगे स्टॉप कर, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ, ठीक है।
और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं +1 क्विकली। जब दोनों पे आइट्रेशन मीन रिपीटेशन ही होनी है तो कॉम्प्लेक्स में इतनी रिपीटेशन होनी है जितनी लूप में अनटिल कंडीशन इज ट्रू। डिफरेंस थोड़ा बता। अच्छा, इसमें ना मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको लेटर ऑन जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो फिर आपको क्लियरली मिल जाएगा कि क्यों रिकरियन की जरूरत है। लेकिन आपने, मैं आपको बताया कि आप इसको इस तरह से ना सोचे कि भाई ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने रिकरियन निकल, कोई भी प्रॉब्लम अगर वो रिकरियन से हो सकती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका सोल्यूशन आइटरेटिव भी, ठीक है। लेकिन उसका फायदा ये है कि अब आप रिकरियन में देखें होता क्या है। रिकरियन में होता ये है कि आपके लिए ना कोड जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, नंबर ऑफ लाइंस बहुत छोटी हो, ठीक है। और इसको लाइक एक मैंने एक जगह पे पढ़ा था, नॉट श्योर एग्जैक्टली, इसका जो है ना वो इसको ब्रेक करना लाइक फॉर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स और वो वाली चीज़ों के, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, ठीक है। एक एक पार्ट ये आता है। दूसरे नंबर पर पार्ट ये आता है कि कोड कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी लाइक जस्ट फॉर ऑन द लेवल ऑफ कोड वो कम हो जाए, ठीक है, नॉट ऑन द लेवल ऑफ लॉजिक। लाइक अगर आप इसको विजुअलाइज करने बैठेंगे ना तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अभी हम विजुअलाइज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन आपने विजुअलाइजेशन में ज़्यादा लंबे चक्कर में जाना नहीं। इनिशियली आप सिर्फ ये समझें कि ये एक अप्रोच है, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन को सोचना, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स हमने क्यों करना है, रीजन क्या है। बस आप ये समझें कि ये एक अप्रोच है, इसको यूज करना है। लेटर ऑन जब आप करेंगे ना डीएफएस वगैरह, बैक ट्रैकिंग वगैरह, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार, अगर मैं इटरेटिव करूँ तो वो ज्यादा मुश्किल बनता है काम, रिकरियन में इजी होती है। सबसेट फाइंड करें ना अगर आप कभी, ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग से फाइंड करना और लूप के साथ फाइंड करना वो बड़ा डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लेटर ऑन पता चले, ठीक है। अच्छा, क्विकली यहाँ पर +1 -1 बता दें चैट में, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें। अगर समझ आई है तो फिर भी +1, अगर नहीं समझ आई तो फिर -1, ताकि ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब हम इस प्रॉब्लम को ना एक दफा विजुअलाइज करके देख लेते हैं कि यार इसमें चल क्या है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ना तो लेट्स सपोज मैं फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट कर, ये वाली जो कंडीशन है आपने अपने माइंड में, अच्छा इसको ना मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे रहे और फिर हम यहाँ पे गए। तो लेट्स सपोज मैंने फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट, ठीक है। अब फैक्टोरियल ऑफ जब 4 कैलकुलेट करना है तो वो चेक करेगा क्या है, सबसे पहले नंबर पर ए n इज इक्वल टू 0 या 1 तो नहीं है, नहीं, n तो मेरा 4 है। और उसके बाद वो क्या करेगा, n इंटू क्या रिटर्न करवा देगा, फैक्टोरियल ऑफ n-, ठीक है। तो अब अगर इस पे आऊँ तो ये क्या रिटर्न करवाएगा, n यानी कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। उसने ये रिटर्न करवाना था। अब उसने जब तक उसके पास फैक्टोरियल ऑफ 3 का आंसर नहीं आएगा तो वो रिटर्न नहीं करवा पाएगा, तो इसलिए दोबारा ये वाला कॉल, ठीक है। जब ये कॉल आई अगेन, उसने चेक किया n 0 या 1 नहीं है, नहीं है। उसके बाद उसने दोबारा कॉल कर दिया n विच इज इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसने वही सीन किया, चेक किया 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपके पास जब लास्ट कंडीशन आती है तो फिर क्या होगा, अब ये नेक्स्ट जब कॉल किया तो फैक्टोरियल ऑफ 1 विच इज 1, और उसके बाद बेस कंडीशन हमारी मीट कर चुकी है तो वो रिटर्न क्या करवाएगा, 1। तो 1 इंटू 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। और ये बेसिकली यहाँ पर रिटर्न डायरेक्ट 1 ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर करते हैं तो फैक्टोरियल ऑफ 1 जो है वो आपका 1 रिटर्न कर, तो 2 इंटू 1 2। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास 2 रिटर्न करे। 3 इंटू 2 6। तो ये वाला फंक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास 6 रिटर्न करे। तो 6 इंटू 4 24। तो इसका आंसर जो है वो इवेंचुअली 24, ठीक है। तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो वो भी सेम ही काम हो रहा है, लेकिन अब आप देखें आपने किया क्या, उसी क्वेश्चन को रिकर्सिवली अप्रोच कर, ठीक है। वो कैसे कि 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है ना, तो वो भी तो आपके पास 24 ही होता है। और अभी भी आपके पास आंसर 24 आ, लेकिन अब आपने क्या किया, रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ठीक है। यहाँ तक किसी और क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, एल्सवाइज
अगेन वही चीज। अच्छा मुझे एक और चीज याद आ गई, लास्ट में मुझे रिमाइंड करवाइएगा, हमने स्टार्ट में जो ट्रिक्स बताई थी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अब आप लोग फेज 2 में और आप सबकी 50 से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको एक नई अप्रोच बतानी है, ठीक है, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ थोड़ा सा टाइम आपसे ज़्यादा लगाना है और चीज़ें को चेंज करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, अब्दुल मनान मुझे रिमाइंड करवा देना। अच्छा हैंड किसने रेज किया हुआ है? आप क्वेश्चन काइंडली टाइप कर दें, माइक मेरा ख्याल है वो डिसेबल्ड है, तो टाइप कर दें, मैं मीनवाइल इसका आंसर दे देता हूँ। और आई थिंक लोग कम ही है। अब्दुल मनान माइक भी मेरा ख्याल अलाउ कर सकते हो। अच्छा भाई मैं देखता हूँ सेटिंग में से। हैंड रेज करें, माइक अलाउ, टाइप करने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा खैर मैं दोबारा इसी चीज को रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। इस पे रिकरियन के लिए बिल्कुल बेसिक क्या है, आपने जब भी रिकरियन फंक्शन डिफाइन करना है आपको पता होना चाहिए कि आपके इनपुट आउटपुट क्या है। आपने बेस कंडीशन डिफाइन करनी है और आपने डिवाइड करना है फंक्शन को, लॉजिक लिखनी है फॉर स्मॉलर इनपुट्स। और बेस कंडीशन के लिए आपको मैंने बताया है वो क्या है, फाइंड दी, थिंक अबाउट या फाइंड दी आउटपुट फॉर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड इनपुट। तो अगर आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड इनपुट निकाल लेंगे ना, तो उसके लिए आउटपुट आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे, वो इतना मसला है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड, अच्छा ये वाला पॉइंट जो है ना, कि मैं दोबारा वैलिड यहाँ पे लिखने की वजह, वैलिड होना बड़ा जरूरी है। लेट सपोज अगर मैं -1 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ और उसको एज अ बेस कंडीशन डिफाइन कर देता हूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स के हमारे पास फैक्टोरियल अवेलेबल। ठीक है, तो ये वैलिड इनपुट नहीं है। तो एन वैलिड क्या है वो आपने खुद से मतलब सोचना है और वही वही चीज फाइंड करनी है, और वो आपकी बेस कंडीशन होगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारी लॉजिक हमारी बेस कंडीशन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है। कि हम जब हम डिवाइड कर रहे होंगे स्मॉलर इनपुट्स के लिए, और हमने बेस कंडीशन लिखी हुई है सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट, तो इवेंचुअली वो एक जगह पे आगे कंडीशन मीट कर देगी। और जो स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम लोग मेजरली गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिकरियन बुरी लगती है, वो यही होती है कि वो इनफाइनाइट रिकरियन में चला जाता है और हमें उसकी समझ नहीं आ रही होती। तो वो रीजन यही होती है कि हमने बेस कंडीशन नहीं सही तरीके से डिफाइन की होती है कि वो इवेंचुअली मीट करे और स्टॉप करे। ठीक है, तो ये हमारे, जब आप ये चीज माइंड में रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका मतलब दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट कर रही होंगी एक दूसरे पर, इवेंचुअली एक जगह पे आके आपका सोल्यूशन रुक जाएगा। क्वेश्चन आया है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्विकली बता दें, हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हम एक एक्चुअली प्रॉब्लम कर लेते हैं लीड कोड की। और ये भी वैसे प्रॉब्लम है लेकिन ये लीड कोड पे नहीं है, फिबोनाची ये क्या है, फैक्टोरियल वाली। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स वगैरह पर अवेलेबल। तो मोइज भाई मेरा क्वेश्चन है। अ, जी जी। अभी आपने कहा ना कि बेस कंडीशन कहीं ना कहीं पे जाके हो ही जाती है, मतलब जो हम लोगों ने स्मॉलेस्ट इनपुट दिया होता है। जैसे यहाँ पर 1 का जब तक फैक्टोरियल नहीं आया तब तक वो रिटर्न नहीं करवा पा रहा था। तो हर बिल्कुल हर लॉजिक में ऐसा ही होगा कि वो बेस कंडीशन होगी तभी वो बाकी सारे आंसर्स रिटर्न करवा पाएगा। एग्जैक्टली यही तो मैंने आपको चीज बताई है कि बेस कंडीशन की अगर आप, अच्छा सबसे पहले ना बेस कंडीशन में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, यही चीज आपने माइंड करें कि अगर हम हमारी बेस कंडीशन मीट नहीं करेगी किसी पॉइंट पर, तो वो रिकरियन में चला जाएगा। अब हमने जो भी फंक्शन लिखना है ना, हमने ये चीज खुद कैटर करनी है कि हमारी बेस कंडीशन होनी ऐसी चाहिए कि वो किसी पॉइंट पर मीट करे। और उसको मीट करने के लिए ये जो डेफिनेशन है ना, हमने वैलिड स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट के लिए आउटपुट डिफाइन करनी है। तो जब हम स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट फाइंड कर लेंगे ना किसी फंक्शन की अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, ठीक है, तो उसके जब वो आके मीट हो जाएगी तो फिर हम रिटर्न करवा देंगे उसकी आउटपुट। ठीक है, तो ये बेसिकली हम मतलब मीट करेगी ही करेगी, बिकॉज हम बेस कंडीशन लिख ही वो वाली रही है जो कि मीट करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप इन दोनों चीजों को देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब फंक्शन स्मॉलर इनपुट की तरफ जा रहा है और हमने जो वैलिड स्मॉलेस्ट इनपुट है वो बेस कंडीशन डिफाइन की हुई है, तो इवेंचुअली वो एक जगह पे आकर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये उन दो दरियाओं की तरह नहीं है जो एक जगह मिलते हैं लेकिन नहीं मिलते। अच्छा और उस अ, इनपुट तो और उस ये इनपुट के बाद ही बाकी सारे आंसर आएंगे ना, जैसे यहाँ फैक्टोरियल में आंसर आया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये अच्छा इसमें भी ना दो चीजें आती हैं कि हमने
लाइक अभी ये वाली अगर आप कंडीशन देखें तो इसमें क्या है, हमारा रिटर्न कब होगा, जब सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मीन्स के जब बेस कंडीशन मीट होगी उसके बाद हमारा वो लाइक रिटर्न करता रहेगा इवेंचुअली, और फिर लास्ट में हमारे पास फैक्टोरियल 4 आएगा। तो ये दो क्या पैटर्न होते हैं, दो पैटर्न ये होते हैं कि आइदर हमने जो अपनी लॉजिक लिखी हुई है वो रिकर्सिव फंक्शन के बाद लिखी हुई है या रिकर्सिव फंक्शन के पहले लिखी हुई है। तो अभी जो हमारा रिटर्न है या जो भी हमें आउटपुट चाहिए ना, वो जब तक रिकर्सिव फंक्शन कॉल होकर वापस नहीं ना आएगा तब तक ये आउटपुट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ये प्रिंट वाला फंक्शन देखें ना, तो इसमें हमारी मेन लॉजिक क्या थी, हमने उसको प्रिंट करवाना था। इधर गया वो वाला, ये ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमारी मेन लॉजिक क्या थी कि हमने 4 से 1 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं और वो हमारी रिकरियंस से पहले प्रिंट हो, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज ये सी आउट मैं प्रिंट स्टेटमेंट ये जहां पर मैं रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ उससे नीचे ले जाऊंगा, तो फिर क्या होगा, फिर मतलब मेरी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होगी जब तक पहले हमारी बेस कंडीशन मीट ना होगी। तो फिर इवेंचुअली क्या होगा, ये मतलब 0 पे जाएगा, उसके बाद फिर जब ये 0 से रिटर्न करेगा तो फिर 1 बाय 1 आउटपुट आने लगेगी। और 1 बाय 1 आउटपुट कैसे आने लगेगी, 0 के बाद फिर सबसे पहले आपके पास जो प्रिंट होगा वो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। ये आपने बड़ा अच्छा तानिया क्वेश्चन पूछा, ये मेरे से स्किप हो गया था। विच इज बेसिकली कि आपने जो भी आप रिकर्सिव जब भी रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, आपकी जो लॉजिक है अगर वो उससे पहले कॉल हो रही है तो वो उसी सीक्वेंस में जाएगी, ठीक है। और अगर वो उसके बाद कॉल हो रही है तो वो रिवर्स सीक्वेंस में जाएगी, ठीक है। तो ये पहले वाली है। और अगर लेट सपोज मैंने ये वाली की होती, ठीक है, कि पहले मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ -1 के साथ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको फाइंड कर रहे हैं, मतलब उसके बाद फिर हम लोग सी आउट करवा रहे हैं। तो इसको अगर आप विजुलाइज करें तो वो क्या होगा कि वो प्रिंट कॉल होता रहेगा, इवेंचुअली मीट कर जाएगी बेस कंडीशन 0। लेकिन 0 के बाद जब वो वापस आएगा तो उसको सबसे पहले मिलेगा 1, तो 1 प्रिंट होगा। फिर वो दोबारा वापस जाएगा तो उसको मिलेगा 2। वो आपको बताया था ना कि ये लाइन नंबर 2 पे पॉज हुआ है, तो फिर वो लाइन नंबर 2 के बाद उसको यहाँ पर एक लाइन नजर आ रही होगी सी आउट वाली, जो कि लाइन नंबर 3 होगी, वो उसको एग्जीक्यूट करके फिर नेक्स्ट प्रोसीड, ठीक है। तो यही चीज मतलब आपने यहाँ पर भी देखनी है कि हमारी जो आउटपुट है, अब या ये जो हमने फंक्शन लिखा है इसकी जो आउटपुट है, बेसिकली यहाँ पर हम आउट नहीं करवा रहे, रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसकी जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट है हमारी रिकर्सिव कॉल पर। तो जब तक सारी रिकर्सिव कॉल होकर बेस कंडीशन मीट नहीं हो जाती तब तक हमारा कोई भी जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं हो, मतलब कोई भी आउटपुट या कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही। तो इसीलिए ये जो हमने ड्राई रन भी किया ना, इसमें देखें तो वो फंक्शन F4 जो है वो तब तक पॉज पे लगा रहता है जब तक उसको एंड तक वैल्यू नहीं मिलती, और वो एंड पे हमारी बेस कंडीशन 1 मीट होती है तो फिर इसको वैल्यू मिलती है, फिर इसको मिलती है, फिर इसको मिलती है, और इवेंचुअली वो एंड पे आपको रिटर्न कर। क्लियर है ये पॉइंट? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्विकली 5 मिनट में हम ये प्रॉब्लम कर लेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आपको अच्छा जो है वो आइडिया बन गया होगा, और मैंने वो भी चीज़ बतानी है तो ज़रा क्विकली कर लेते हैं। अच्छा, इसका आप देखें फिबोनाची ना। अब अगर किसी को फिबोनाची सीक्वेंस का पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है। ये एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है, ठीक है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने क्वेश्चन में ही बता दिया होगा क्या। उसने कहा कि फिबोनाची नंबर कॉमनली डिनोटेड फंक्शन ऑफ एन फ्रॉम सीक्वेंस फिबोनाची सीक्वेंस सच एज दैट ईच नंबर इज द सम ऑफ 2 प्रोसीडिंग वंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 1, ठीक है। तो उसने कहा कि कोई भी नंबर n का फिबोनाची सीक्वेंस इज इक्वल टू एफ ऑफ n माइनस वन, उससे पिछले दो नंबर्स एफ ऑफ n माइनस वन और एफ n माइनस टू, उनका सम जो है वो मेरे पास हो, ठीक है। और जो सबसे पहले दो नंबर्स है ना, फिबोनाची ऑफ 0 और फिबोनाची ऑफ 1, उनका उन्होंने पहले ही बता दिया, उसका 0 और 1 है, ठीक है। अब इसको एक दफा विजुलाइज, ठीक है। ये मैथमेटिकल सीक्वेंस है, इसमें आपने नहीं करना कि उसको प्रॉपर प्रूफ पड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं आपको टेंशन लेनी कि ये क्यों है कैसे है, ठीक है। अब लेट सपोज फिबोनाची ऑफ 0 उसने कह दिया जी ये 0 ही है, फिबोनाची ऑफ 1 उसने कह दिया है जी ये 1 ही है, और उसके बाद उसने कहा है कि कोई भी नंबर हो उसका फिबोनाची जो है वो उससे पिछले दो नंबर्स का सम है। इन दोनों का सम अगर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद अब मैं फिबोनाची ऑफ अगर 3 करता हूँ तो ये है फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, ठीक है, विच विल बी 1 + 1 2। और इसी तरह सो ऑन और एंड तक जो कि उसने डिफाइन किया है, फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल टू
एफ ऑफ एन माइनस वन पिछले दो नंबर का, ठीक है। अब इसमें मतलब ये आ गया, ठीक है, और ये सब, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें ना इस क्वेश्चन में, तो इसको हम आइटरेटिवली भी कर सकते हैं, रिकर्सिवली भी कर सकते हैं। रिकर्सिव इसका सोल्यूशन बहुत ईजी, ठीक है। तो हमने इसको सोचना है रिकर्सिव अप्रोच। तो वो क्या है, सबसे पहले नंबर पर हमें पता होना चाहिए कि क्या है, बॉक्स वही बनाएंगे, ठीक है। ये आपके पास बॉक्स आ गया, ठीक है। आपको इसकी इनपुट वैल्यू पता होनी चाहिए, आउटपुट वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो क्या है, अगर आप देखें तो इनपुट आउटपुट दोनों ही क्या है, उसने कहा कि आपको एक नंबर दिया गया होगा n, ठीक है, और आउटपुट क्या है वो भी 1, तो दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपके पास n आ गया, ये भी आपके पास n आ गया, ठीक है, दोनों इंटीजर। अब आपके पास ये मैजिकल फंक्शन आता है, इसमें आपने सबसे पहले नंबर पर वो लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। लॉजिक क्या है, कोई भी नंबर है एफ ऑफ, अब यूज कर लें ये फंक्शन, ठीक है, इसकी अगर मैंने सीक्वेंस फाइंड करनी है तो उन्होंने प्रॉब्लम में ही बता दिया होगा कि वो कैसे है, एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये मैजिकल फंक्शन है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे कैलकुलेट करके लेके आएंगे एन माइनस वन और एन माइनस टू का मैजिकल फंक्शन, फॉर नाउ मुझे नहीं पता, बस मैंने ये डिफाइन कर दिया। और मैंने किया क्या है, मैंने लॉजिक लिखी है जिसमें मैं अपनी इनपुट को स्मॉलर इनपुट के लिए कॉल कर, ठीक है, दोबारा ये ऊपर से देख के, ठीक है, मैंने एक लॉजिक लिखी है जिसमें मैं फंक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ फॉर स्मॉलर इनपुट्स। तो n माइनस वन और n माइनस टू एन से तो स्मॉलर ही है ना, तो वो मैंने लॉजिक लिख दी है। अब हम चलते हैं, किधर लिख दिया, ये आ गई, ठीक है। अब ये लॉजिक लिख, अब हमारे पास दूसरी क्या कंडीशन आ जाती है, अब हमने बेस कंडीशन डिफाइन कर, तो बेस कंडीशन भी अगर आप देखें यहाँ पर, तो उन्होंने पहले नहीं डिफाइन कर दी हुई कि एफ ऑफ स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड इनपुट क्या हो सकती है फिबोनाची की, वो दो नंबर हो सकते हैं, या 0 या 1, और उन दोनों पे आउटपुट क्या है वो भी यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बेस कंडीशन में क्या लिखूंगा, इफ, ठीक है, n इज इक्वल टू 0, 0 रिटर्न करवा दे, ठीक है, और इफ n इज इक्वल टू 1, 1 रिटर्न करवा दे, ठीक है। ये बेस कंडीशन है, ये दो मेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैलिड इनपुट्स थी, ठीक है, और उन पे मैंने आउटपुट जो उनकी बनती है वो मैंने रिटर्न करा, सिंपल, क्लियर, ठीक है। और मेरी जो फंक्शन की डिवीजन है वो भी इसी तरह से हुई है कि मैं स्मॉलर वैल्यूज के लिए तो कॉल कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली एक पॉइंट पे आके वो मीट कर जाए। अब इसमें आपका ये होम टास्क ये है कि आप इसकी जो विजुअल प्रेजेंटेशन जिस तरह आपने ऊपर वाली की है ना, वो आपने खुद करनी कि किस तरह से फंक्शन ऑफ वन कॉल होगा। एफ ऑफ आप 4 के लिए कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा ट्री बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बल्कि याद आ गया एक पॉइंट, इसको कहते हैं रिकर्सिव ट्री, ठीक है। विजुअलाइजेशन में ये रिकर्सिव ट्री हम विजुअलाइज करेंगे, डीएफएस वगैरह जब करेंगे ना, तो उस टाइम पे ये विजुअलाइजेशन आपको हेल्प आउट कर, ठीक है। तो ये रिकर्सिव ट्री है, तो इसका रिकर्सिव ट्री जो है वो आपने कुछ करना, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो क्विकली बता दें, अगर समझ आ गई है तो +1 कर दें, अगर नहीं आई तो -1 कर दें, उसके बाद आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। अगर क्लियर है तो फिर हम इसको कोड करके सबमिट, क्विकली जरा बता, आई एम वेटिंग। ओके, एक ही बच्चे के समय, हाँ, ठीक है, 2 3 4, बिल्कुल ठीक है यार। ये रिकर्सिव रिकरियन से याद आ गया मुझे, बेसिकली हम फंक्शन कोई कॉल, ठीक है, उसको अभी के लिए क्या रिकमेंड कर देते हैं, फिर याद आ गया, लेकिन हम फिर कहीं और चले जाएंगे, हमारे पास टाइम कम। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है आपके पास यही फंक्शन सिंपली। अब वो कंडीशन जो लिखी थी वही लिखते हैं, एफ एन इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न कर दें 1, एफ, और सॉरी, अगर 0 है तो 0 रिटर्न करें,
1 है तो 1 रिटर्न करें, एल्सवाइज क्या रिटर्न करना। मेन जो लॉजिक है वो है फिर प्लस एन मंथ। ठीक है, इसको आप रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन को हम अपडेट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको घोषणा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर n इज इक्वल टू 1 है या n इज इक्वल टू 0 है तो क्या रिटर्न करवा दें, n। एक ही बात है ना, अगर n 0 हो तो 0 रिटर्न करवाना, n 1 हो तो 1 रिटर्न करवाना, तो वो भी एक ही बात है। इस केस में भी आपका रन कर जाएगा। ठीक है, और इसको सबमिट करेंगे तो इसमें ठीक है जी। अब मैं आपको क्विकली, हम लोग चलते हैं ईट की। ये आ गया। ठीक है, टाइम थोड़ा है, मैं आपको क्विकली, अच्छा ये वाली चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को रिवाइज करवा दूं, मेरा ख्याल है काफ़ी अर्से से, अगर अब तो आप लोगों को ये होगी होंगी, समझ आ गई होंगी कि आपने इजीएस्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है। हम लोग आपको पहले ही प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, ये सारी जिन्होंने कंप्लीट नहीं की वो कंप्लीट करने का, कल इनकी कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके लिए होमवर्क भी ऐड कर देंगे। उसके अलावा आपके लिए था कि नॉट ट्राई टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम योर सेल्फ, इंस्टेड आपने लर्न करना है। ठीक है, नॉट, अब ये वाली सारी चीज़ें मोर देन 1 आवर नहीं आपने देना, एवरेज टाइम जो है वो 30 to 45 मिनट है। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम वन टॉपिक, ठीक है, वो हम आपको करवा रहे हैं, और डायरेक्टली प्रॉब्लम में जंपिंग नहीं करना। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि आप सब लोगों ने जिन्होंने भी 50 प्रॉब्लम से ज़्यादा कर ली हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ जो है वो करता हूँ रिकमेंड। ठीक है, जो कि इधर है, लेट मी, वो मैं शीट में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ से भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो एक ये फेज 2 का वो है। अब आपने करना ये, अब आप लोग एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चले। ठीक है, तो आपने डिफिकल्ट, जब भी कोई प्रॉब्लम आपको आपके पास, लेट सपोज अब आप मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे या इजी लेवल की प्रॉब्लम्स अगर आपके पास होती हैं और वो आपको इनिशियली उनकी समझ नहीं आती, ठीक है, तो पहले तो आप डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप इन करते थे ना। अब आपने ना एक नई चीज स्टार्ट करनी है, विच इज कि आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने सारा नहीं देखा। ठीक है, वो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने करना है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम है, हम यूट्यूब पे चले जाते हैं। जस्ट अच्छा, मैं neetcode.io की कोई भी प्रॉब्लम खोलूँ। अच्छा, ये वो चैनल है जो मैं रिकमेंड करता होता हूँ, वैसे आप किसी का भी देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, किसी का भी सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम उठा लें, लेट्स सपोज ये वाली प्रॉब्लम उठा लें, इसमें घबराना नहीं है आपने। ठीक है, अब जब भी कोई भी लीड कोड का प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, तो वो सबसे पहले करता क्या है कि पहले प्रॉब्लम समझाता है, उसके बाद वो जाता है उसके सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो हम आपको कहते थे ना कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो आप क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन देखें। अब आपने करना ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ नहीं ना आती तो पहले आपने जाकर उसके सोल्यूशन की वीडियो में वो जो प्रॉब्लम वाला पार्ट होगा ना वो देख। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में जिन्होंने सबसे पहले लेक्चर लिया हुआ उनको बताया हुआ था कि 50% प्रॉब्लम सॉल्व है अगर आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद 25% कौन सा पार्ट था, जो कि आपने लॉजिक बनाना, और लास्ट 25% सेंटेक्स वाला। तो अब आपने करना ये है कि जो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आपने उसका पूरा सोल्यूशन देखने की बजाय आपने उसका जो प्रॉब्लम को समझाने वाला पार्ट है ना, सिर्फ वो वाला पार्ट देखना है, और जहां पर आपको लगे ना कि अब ये सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा है वहां पे पॉज कर दें। उसके बाद फिर आपने खुद लॉजिक इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अगर लेट सपोज आपसे लॉजिक बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कोड करें, सबमिट करें।
अगर आपसे उसके बाद भी लॉजिक नहीं बनती, फिर आगे वाला पार्ट देखें, लॉजिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपने पॉज करना है, फिर कोड भी खुद करें। ठीक है, अगर आपसे कोड भी नहीं होता तो फिर आप जीपीटी से पूछ लें, या फिर उसी प्रॉब्लम मतलब वीडियो में देख लें जो भी है, फिर उसके बाद। तो अब ये जो 3 स्टेप्स है ना, उसमें आपने डिवाइड करने, और थोड़ा सा जो ब्रैकेट है वो एक्सपैंड हो जाएगी। पहले आपको 35 टू 45 मिनट का हुआ। ठीक है, अब जैसे ही आगे आप मीडियम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे ना, वहां पर आपकी ये जो ब्रैकेट है ये 45 टू 1 आवर की हो जाएगी। और वो 1 आवर से मतलब यही है कि आपने बेसिकली अपना जो मेंटल कैपेसिटी है ना, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर। अब ये ना बहुत ही गंदी मतलब आई वुड नॉट यूज दैट वर्ड, बट वेरी अनप्रोडक्टिव आप उस साइकिल में आ जाओगे। ठीक है, जिसमें मतलब इनिशियली कोई भी जो है ना वो पढ़ जाता है कि समझ नहीं आया तो ओपन किया यूट्यूब का सोल्यूशन और उसको देख लिया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग या ये लीड कोड करने का पर्पज ये है कि आपने अपनी मेंटल कैपेसिटी को जरा इंक्रीज कर। ठीक है, तो उसके लिए जब भी कोई प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आएगी तो आपने क्या करना है, उसके सोल्यूशन देखना है, लेकिन उस सोल्यूशन में जहां तक उसने प्रॉब्लम एक्सप्लेन की है वहां तक समझे, उसके बाद वीडियो को पॉज करें और फिर आप खुद उसकी लॉजिक। ये वाली जो चीज है मतलब ये हमारे सीनियर इंजीनियर अब्दुल रहमान साहब ने दरियाफ्त की है, और उन्होंने ही हमें बताई थी। और मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक इन 2024 2023 पिछले साल इन्हीं दिनों में, ठीक है, मैं खुद इसी साइकिल में था। लाइक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था और उसके बाद जो भी नहीं होती थी तो उसमें क्या होता था कि मैं उसको यूट्यूब से देखता था। उसका नुकसान पता क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आपको कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, कि भाई मैं खुद से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। ठीक है, तो अब लेकिन जब आप फिर ये वाला मेथड मतलब हम लोगों ने, मैं अब्दुलरहमान ताला, हम लोग डिफरेंट चीजें डिस्कस करते रहते हैं, और ये आप सब लोगों के लिए भी है कि आप अपने जो क्लोज सर्कल है उसमें इस तरह की चीजें डिस्कस करें। ठीक है, जो कि प्रोडक्टिव हो। ठीक है, आप उसमें वीकली एक रेट्रोस्पेक्ट वाला सीन भी रख सकते हैं जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस जो है वो मीट कर रहे हैं, या फिर सोल्यूशन वगैरह डिस्कस करें। इस तरह की चीजें सारी होती रहती हैं, और आइडियाज भी शेयर होती हैं। तो ये वाली एक मतलब ऐसी आई वुड से कि बेस्ट थिंग थी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अब्दुल रहमान की तरफ से सजेशन थी, और उसको फॉलो करने के लिए मुझे मतलब इतना रैपिड फायदा हुआ। तो और वो अब आप लोगों को, वो जिन्होंने 50+ क्रॉस कर लिए, उन लोगों के जरूरी है कि आपने करना है वो ये है कि अगर तो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होती तो सोल्यूशन देखने के अब ये 3 मेथड आपको बता दी। बेस जो आपकी हमारी जो लाइक जो हमारा मेन थीम है वो तो वही रहेगा। 50% आपको पता है कि प्रॉब्लम अगर आपको समझ आ गई तो 50% सॉल्व हो गई है, 25% लॉजिक है, 25% सिंटेक्स। तो अब आपने लेट सपोज अगर आपको नहीं समझ आती तो आपने पहला 50% देखना है, और उसके बाद फिर लॉजिक पे अपने आप को। और इसका जो मेजर फायदा होता है ना वो इस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली होता पता क्या है कि जब आपने इंटरव्यूज में बैठना है तो उस टाइम पे आपको इंटरव्यूअर एक प्रॉब्लम देगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आई, ठीक है, तो वो आपको हिंट दे। ठीक है, और इवेंचुअली वो हिंट से ना आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम समझ आने लगता है। ठीक है, अब वो हिंट वाला पार्ट जो है ना वही आपने इधर से करना है। वैसे इसके लिए एक और चीज भी कर सकते हैं, जीपीटी से भी कह सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए मुझे हिंट दो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा देना पड़ेगा, वरना जीपीटी बहुत डंप है, वो सोल्यूशन ही दे देता है। ठीक है, वो काम खराब कर देता है। तो उसको पहले अच्छे तरीके से समझा देना कि मुझे सोल्यूशन नहीं देना, मुझे सिर्फ हिंट देना है। ठीक है, तो जीपीटी भी हिंट दे देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो सोल्यूशन देता है। बट जो मैं आपको बात बता रहा हूँ प्रॉब्लम समझने वाला पार्ट, तो आपने थोड़ी सी वीडियो स्टार्ट में देखनी है, जहां पर आपको लगे कि यार मुझे थोड़ा सा हिंट मिला है, उसको वहीं पे पॉज करें और उसके बाद आप दोबारा सोचें। ठीक है, फिर अपने जो माइंड है ना उसको थोड़ा सा स्ट्रेस दें। उसको आपने करना क्या है कि उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है या जो उसका लाइक जोन है उससे थोड़ा सा एक्सपैंड करें। तो इसी तरह से हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो इंक्रीज हो। ठीक है, जब हम थोड़ी सी टफ चीजें करें। ठीक है, तो ये वाली चीज अब आप सब लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट करनी। ठीक है, और ये बहुत ही लाइक जो लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं अपने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के। ठीक है, और इवेंचुअली ये आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प आउट कर। ठीक है, और डेवलपमेंट में भी ये वाली चीज़ जो है वो हेल्प आउट करेगी। ठीक है, वो एक सारी एक अलग स्टोरी है। बट वी हैव लेस टाइम अडेप्टिंग इट अप कि आपने आप इस तरह से करना है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो सोल्यूशन देखें, लेकिन आपने सोल्यूशन वाली वीडियो में जहाँ पर आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा हिंट मिला है वहीं पे पॉज करें और खुद से सोचें। ठीक है, ओके सो
अगर किसी को क्वेश्चन आया था ये मैं देखना भाई, एक प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दें। लाइक आपने बोला कि अगर प्रिंट स्टेटमेंट बिफोर रिकर्जन है तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगी, अदरवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर। यार इसका क्वेश्चन मैं आपको क्या करवाऊँ, चलो मैं क्विकली आपको ना जीपीटी से करवा देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ, वो आपको बता देगा। ठीक है, ये आप देखेंगे ना, तो इसको मैं कहता हूँ राइट solution to print 1 to n numbers। ठीक है, अब ये लिख के देगा, देखते हैं ये किसने लिख के दिया। ठीक है, तो इसने जो लिख के दिया है ना, वो सबसे पहले एन पास होगा, तो उसने पहले प्रिंट करवाया है और पहले उसने कॉल कर दिया और उसके बाद उसने कंसोल लो करवाया, ये उसने जावास्क्रिप्ट में लिख के दिया। ठीक है, तो ये उसने करवाया है रिपीटेड में, इसके वन पहले वन कॉल होगा, फिर उसके बाद टू होगा, उसके बाद थ्री होगा और एन तक हो। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये कंसोल लॉग को देखना ऊपर ले। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं किया, ये कंसोल लॉग को, ये कंसोल लॉग की जगह पे आप सी आउट लिख सकते हैं। तो इसको सिंपली आप खुद रन कर लेना, आपको पता चल जाएगा, इतना मसला नहीं। ठीक है, इजी सी इस चैट का अगर ये आप खुद भी जीपीटी से लिखवा दें। अच्छा, इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है तो वो बता दे, एल्सवाइज होपफुली सबको अगर समझ आ गई है तो +1 कर दें, हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं प्रॉब्लम। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो +1 कर दें, अगर क्वेश्चन है तो -1 करके क्वेश्चन टाइप कर दे या बोल कर। ओके, आई थिंक दैट्स इट। तो ओके, सो लेट्स रैप इट अप, हम इसको क्लोज करते हैं एंड इंशाल्लाह सी यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।